टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद अब हम इस गैंग के वैचारिक पूर्वज पाकिस्तान की बात करेंगे। 73 वर्ष पहले आज ही के दिन आधी रात को भारत दो हिस्सों में बंट गया था। भारत के लिए बहुत खुशी का दिन भी था क्योंकि भारत आजाद हो रहा था, लेकिन दुख का दिन भी था। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत भारत ने पाकिस्तान के रूप में चुकाई। इसलिए आज के दिन को पाकिस्तान में आजादी के दिन के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जाता है, भारत से एक दिन पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी मिलने से कुछ दिन पहले तक भारत में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या घटनाक्रम हो रहे थे, और भारत के बंटवारे और आजादी के सूत्रधार उस समय क्या कर रहे थे? ये वो बातें हैं जो शायद आपको इतिहास में पढ़ाई नहीं गई, आपको जानकारी भी नहीं होगी। आजादी से बिल्कुल पहले की घटनाओं को समझने के लिए हमने आज कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया, कुछ रिसर्च किया और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाया। इनसे जो दिलचस्प बातें आज पता चलती हैं, उनके बारे में आज देश के तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और इस पूरी कहानी को हम तीन मुख्य किरदारों के जरिए समझेंगे। ये मुख्य किरदार हैं जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि उस समय 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, ये तीन किरदार सबसे अहम थे। भारत के अंतिम वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत के बंटवारे की रूपरेखा तैयार की थी और तय की थी। लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को सिद्धांतों पर चलने वाला नेता मानते थे, उनसे काफी प्रभावित भी थे। लेकिन उनकी राय में नेहरू के सामने जब कोई और व्यक्ति मजबूती से अपनी राय रखता था तो नेहरू उसके सामने तुरंत झुक जाते थे। जबकि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो एक समझदार और अपनी बात पर मजबूती से अड़े रहने वाला नेता मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनकी राय यह थी कि वो बहुत ही अड़ियल हैं और उन पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। तो इन तीन लोगों के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन की क्या राय थी, यह हमने आपको बताई। जब इन तमाम नेताओं ने भारत के बंटवारे का फैसला कर लिया और यह खबर फैलने लगी, तो वर्ष 1947 के जून महीने में अचानक पाकिस्तान के कराची में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बैंकों में अपने सेविंग अकाउंट से 6 करोड़ रुपए निकाल लिए। मतलब लोगों में यह अफरा तफरी मच गई, अफवाह फैल गई कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए लोगों ने बैंकों में जो अपना पैसा जमा था सेविंग अकाउंट्स में, उसे निकालना शुरू कर दिया। और उस जमाने में लोगों ने 6 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लिए थे। इस दौरान दिल्ली के वाइसरॉय हाउस में एक रात चोरी की घटना भी हो गई। यह चोरी वाइसरॉय हाउस के उस हिस्से में की गई थी जहां लॉर्ड माउंटबेटन के सैन्य सलाहकार रहते थे, लेकिन चोर कभी भी पकड़े नहीं जा सके। वाइसरॉय हाउस को ही आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, जहां भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। तो सोचिए, आजादी से ठीक पहले इसी राष्ट्रपति भवन में चोरी हो गई थी और चोर पकड़े भी नहीं गए। इसी बीच देश के हालात बिगड़ने लगे। कहीं हड़तालें होने लगी तो कहीं दंगे फसाद होने लगे। हरियाणा के रेवाड़ी से 70 हिंदुओं का अपहरण कर लिया गया। भारत के नेता इन स्थितियों को लेकर चिंता में थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को किस बात की फिक्र थी? उन्हें उस समय भारत में जो दंगे चल रहे हैं उसकी चिंता नहीं थी, अपने लोगों की चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने सिगार की फिक्र थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने देहरादून के किसी यूनुस को तब एक चिट्ठी लिखी थी और उससे पूछा था कि उनके सिगार के कार्टन्स यानी सिगार के डब्बे कहां पर हैं, वो उन तक पहुंचे क्यों नहीं? क्योंकि जिन्ना सिगार के बड़े शौकीन थे, सिगार के बिना रह नहीं सकते थे। आप कह सकते हैं कि जब भारत बंटवारे की आग में जल रहा था, तब भी जिन्ना जैसे नेता को सिर्फ अपने शौक की पड़ी थी, उन्हें चिंता अपने सिगार की थी और वो किसी भी तरह से अपने खोए हुए सिगार वापस पाना चाहते थे और अपनी शानो शौकत में वो कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे। ऐसे समय में भी उनके लिए उनका शौक ऊपर रहता था। वर्ष 1947 में जून का महीना खत्म होते होते देश भर में दंगे फैलने लगे। गुड़गांव, ढाका और लाहौर जैसे शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आपको यह बात दिलचस्प लगेगी कि गुड़गांव, लाहौर और ढाका तीनों एक ही देश में थे उस समय। लेकिन जिन्ना की दिलचस्पी सिर्फ यह जानने में थी कि उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। बैंक ऑफ इंडिया की बॉम्बे और लाहौर ब्रांच में जब उन्होंने यह पता किया कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, तो इन दोनों ब्रांचेस ने उन्हें यह बताया कि उनके बैंक अकाउंट में उस जमाने में 1947 में
₹97,149 12 आना और 3 पैसे बचे हैं, यानी लगभग 8 लाख रुपए उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के बैंकों में जमा थे। यह उस समय भारत के बंटवारे के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना की जमा पूंजी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास 1947 में 8 लाख रुपए की जमा पूंजी थी बैंक में, वो भी 2 खातों में, वो आदमी कितना पैसे वाला, कितना अमीर रहा होगा और उसके क्या शौक रहते होंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में एक अमेरिकी नागरिक भारत आया था और उसकी मुलाकात तब महात्मा गांधी से हुई। उस अमेरिकी नागरिक ने महात्मा गांधी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। इससे यह पता चलता है कि महात्मा गांधी उस समय कितने मशहूर रहे होंगे, कितने बड़े सेलिब्रिटी रहे होंगे कि अमेरिका से आया हुआ एक नागरिक भी महात्मा गांधी के ऑटोग्राफ चाहता था। तब महात्मा गांधी ने उस अमेरिकी से कहा कि अगर ऑटोग्राफ चाहिए तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, यानी महात्मा गांधी ने उससे 20 रुपए मांगे ऑटोग्राफ के बदले। काफी देर तक सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग होती रही और गांधी जी 15 रुपए में अपना ऑटोग्राफ देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ये जो 15 रुपए मिले, ये रकम हरिजन वेलफेयर फंड में जमा करा दी। देश के साथ साथ भारत की सेना का बंटवारा भी अब किया जाना था, क्योंकि सेना भी तो 2 हिस्सों में बटेगी, एक भारत की सेना और एक पाकिस्तान की सेना। इस दौरान भारत सरकार ने अपने सैनिकों के लिए नई पे स्कीम की घोषणा की और सेना में जनरल के पद के लिए 3,000 रुपए और 10वीं तक पढ़ाई करने वाले सैनिकों के लिए 35 रुपए मासिक तनख्वाह तय की गई। देखिए कितनी दिलचस्प बात है, उस जमाने में सेना के जनरल के लिए 3,000 रुपए प्रति महीना और एक सैनिक के लिए 35 रुपए प्रति महीना की तनख्वाह तय हुई थी 1947 में। जिन्ना पाकिस्तान तो बनाना चाहते ही थे, लेकिन उनकी जिद ने लॉर्ड माउंटबेटन को भी बहुत परेशान कर दिया था। और जैसा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने आपको पहले बताया कि बहुत अड़ियल किस्म के व्यक्ति थे जिन्ना। इसी परेशानी के बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बेटी पैट्रिशिया को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि तुम्हारे पिता एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जिससे सम्मानजनक तरीके से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने अति आत्मविश्वास की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने जिन्ना को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं खुद इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता हूं। इससे यह साबित होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने आखिरी दिनों में कई गलत फैसले किए। ये जो बंटवारा था और आज़ादी का पूरा प्रोसेस था, ये कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से डील हो सकता था, इसको और कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी गलतियों की और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इस सब को बर्बाद कर दिया और बाद में उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। जुलाई 1947 के पहले हफ्ते में तमाम नेताओं के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बात का जिक्र किया। बर्नार्ड शॉ कहते थे कि एक अंग्रेज कभी गलत नहीं होता, वो सब कुछ सिद्धांतों के मुताबिक करता है। वो देशभक्ति के सिद्धांतों की आड़ में आपसे लड़ता है, व्यापार के सिद्धांतों के सहारे आपको लूटता है, उपनिवेशवाद के सिद्धांत के दम पर आपको अपना गुलाम बनाता है, वफादारी के सिद्धांत के जरिए राजा की सेवा करता है और लोकतंत्र के सिद्धांत का सहारा लेकर अपने ही राजा का सिर भी कलम कर देता है। यानी अंग्रेज जो हैं बड़े चालाक होते हैं, अगर अपराध भी करते हैं तो सिद्धांत का सहारा लेकर करते हैं, अपराध को भी सिद्धांत का नाम दे देते हैं। यह चालाकी अंग्रेजों में है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा, लेकिन अब मैं यह समझना चाहता हूं कि भारत छोड़ने के लिए वो कौन से सिद्धांत का सहारा लेंगे। 12 जुलाई 1947 को नागपुर में जस्टिस टी.एल. शियोडे ने, जस्टिस फिर से आप सुन लीजिए, उस समय जज थे नागपुर में जस्टिस टी.एल. शियोडे, उन्होंने गांधी टोपी पहनकर शपथ ली थी। तब उनसे एक ब्रिटिश जज ने पूछा कि क्या वो गांधी टोपी पहनकर ही रात में सोते भी हैं। तो इस पर जस्टिस शियोडे ने यह जवाब दिया था कि जी बिल्कुल, मैं गांधी टोपी पहनकर ही सोता हूं, वैसे ही जैसे आप अपने सिर पर हैट पहनकर सोते हैं। इसके अगले दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने दोपहर के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप पाकिस्तान को एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश कैसे बनाएंगे। तो इसके जवाब में जिन्ना ने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यानी उस समय के नेता भी जनता को सिर्फ झूठ बेच रहे थे। जब बंटवारे का समय करीब आया तब इंडियन सिविल सर्विसेज के
470 अधिकारियों से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। इनमें से 470 में से 400 अधिकारियों ने कहा कि वो 15 अगस्त यानी बंटवारे के दिन रिटायर होना पसंद करेंगे, अब और काम नहीं करना चाहेंगे। जबकि 40 अधिकारियों ने भारत में रहने और 30 अफसरों ने पाकिस्तान जाने की इच्छा जताई। उस समय की ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे में ब्रिटेन के झंडे यानी यूनियन जैक को भी शामिल किया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मांग को खारिज कर दिया। अगर इस मांग को वो मान जाते तो आज हमारे झंडे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आपको ब्रिटेन के ध्वज के कुछ हिस्से या कुछ झलक दिखाई देती। इसके बाद 14 अगस्त को लखनऊ रेजिडेंसी के ऊपर लहराते ब्रिटेन के झंडे को उतारकर लंदन भेज दिया गया। ब्रिटेन का यह झंडा वर्ष 1857 से यहां लगातार लहरा रहा था, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजों का झंडा भी भारत से चला गया। उस समय लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 2 लाख रुपए जारी किए गए थे। 2 लाख रुपए का बजट था और बॉम्बे में वकीलों के एक चेंबर से एक नेम प्लेट हटा दी गई थी, जिस नेम प्लेट पर लिखा था M.A. जिन्ना बार एट लॉ। यह मोहम्मद अली जिन्ना की नेम प्लेट थी, जो, और वो आप जानते हैं वो एक मशहूर वकील भी थे, उनकी नेम प्लेट वहां से हटा दी गई थी। ये तो आप सब जानते हैं कि भारत को आजादी आधी रात को मिली थी, लेकिन इसके पीछे का कारण भी बहुत दिलचस्प है। ब्रिटेन भेजे गए लॉर्ड माउंटबेटन के एक टेलीग्राम से पता चलता है कि आधी रात पर आजादी की सलाह भारत के ज्योतिषियों ने दी थी, क्योंकि उनके मुताबिक यही एक शुभ मुहूर्त था। यानी आधी रात को जो आजादी मिली वो ज्योतिषियों के कहने पर मिली थी। इसी दौरान जब किसी व्यक्ति ने मोहम्मद अली जिन्ना से यह पूछा कि पाकिस्तान में सेना की क्या भूमिका होगी, तो जिन्ना बड़े नाराज हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ नागरिकों की सरकार होगी और जो भी इससे अलग राय रखता है उसे पाकिस्तान आने का कोई हक नहीं है। सोचिए, जिन्ना ने कितना बड़ा झूठ बोला। तब उन्होंने कहा कि नागरिकों की सरकार होगी। जिन्ना के दावे भी उनके बाकी दावों की तरह झूठ साबित हुए और पाकिस्तान में 33 वर्षों तक सेना ने ही शासन किया और आज भी लोकतंत्र के नाम पर वहां सेना ही शासन करती है। तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि जिन्ना पहले दिन से झूठ बोल रहे थे। इस बीच अगस्त के पहले हफ्ते तक अकेले दिल्ली में ही शरणार्थियों की संख्या 80,000 तक पहुंच गई थी। भोजन की कमी होने लगी और स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाया जाने लगा ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इसी दौरान यह भी तय हुआ कि दिल्ली के 7 पृथ्वीराज रोड पर प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास होगा, यानी प्रधानमंत्री कहां रहेंगे यह तय हो गया। हालांकि बाद में 7 रेस कोर्स को भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास बनाया गया, जिसका नाम अब बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी जगह पर रहते हैं। अब आपको जल्दी से 2 और दिलचस्प किस्से हम सुनाते हैं। पहला किस्सा बीसीसीआई से जुड़ा हुआ है। बीसीसीआई आप समझ ही गए होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी बीसीसीआई उस समय भी बड़ा महत्वपूर्ण होता था जैसे आज बीसीसीआई बड़ा महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी और क्रिकेट शुरू से ही भारत में बड़ा लोकप्रिय रहा था। लेकिन जब बात बंटवारे की आई तो बीसीसीआई के तत्कालीन चेयरमैन एंथनी डी मेलो ने अपनी राय यह दी थी कि बंटवारे से भारत की क्रिकेट टीम नहीं बंटनी चाहिए। भारत बंट जाए भले ही, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में, लेकिन क्रिकेट की जो टीम है वो एक ही रहनी चाहिए। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष ने उस समय राय अपनी रखी थी, क्योंकि इससे खेल और खेल की भावना पर बुरा असर पड़ेगा। यानी तब भी बीसीसीआई के लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं था। आज भी आप देखते होंगे कि बीसीसीआई यही कहता रहता है कि भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहिए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि क्रिकेट जो है उसने इस देश को किस हद तक जोड़कर रखा था। और ये जो आइडिया था, आप आज अपनी अगर कल्पना करना चाहें तो ये कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर इस आइडिया को मान लिया गया होता बीसीसीआई के अध्यक्ष के कि भारत और पाकिस्तान की टीम एक ही रहेंगी, देश अलग अलग भले ही बन जाएं लेकिन टीम अगर एक ही रहेगी, तो आप सोचिए भारत और पाकिस्तान की अगर एक ही टीम रहती तो कैसी टीम होती और कितनी मजबूत टीम वो होती। हालांकि ये हुआ नहीं, पाकिस्तान की अलग टीम बनी और भारत की अलग टीम बनी। और आप लोगों ने, हम सब ने भारत और पाकिस्तान के बीच उसके बाद न जाने कितने रोमांचक मैच देखे हैं।
अब तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो उस समय की है जब भारत के बड़े बड़े नेता बंटवारे की रूपरेखा तय कर रहे थे। यह भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। बहुत बड़ा मुद्दा था ये। लेकिन इसके लिए होने वाली बैठकों में उस कमेटी के जो सदस्य थे वो इस कदर बोर हो जाते थे कि वो अपनी डायरी के पन्नों पर आड़ी तिरछी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देते थे। इतने बोर। इससे आपको ये समझ में आएगा कि उस समय बंटवारे को लेकर जो बैठकें होती थीं उनमें उस कमेटी के जो सदस्य थे उनकी कितनी दिलचस्पी रहती होगी। ऐसी ही एक बैठक और उस दौरान कागज पर बनाई गई एक ड्राइंग इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह की ड्राइंग्स को डूडल कहा जाता है और यह ठीक वैसे ही है जैसे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जब क्लास में अपने टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते और बोर हो जाते हैं तो अक्सर अपनी कॉपी पर, कागज पर पेन या पेंसिल से वो अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाने लगते हैं। और ये एक इंसान की एक फितरत होती है कि जब भी वो किसी बैठक में बोर होता है, जिस बैठक में उसका ध्यान नहीं लगता, तो वो इस तरह अपने पेन पेंसिल से आकृतियां बनाना शुरू कर देता है। ये जो आकृतियां आप देख रहे हैं ये उसी समय की है जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बैठक होती थी और उसमें लोग अपना टाइम पास ऐसे करते थे, इस तरह की आकृतियां बनाकर। अब यहां पर हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान अपनी आजादी को लेकर पहले दिन से ही झूठ क्यों बोलता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी का दावा कितना झूठा है, क्योंकि आपके मन में भी यह बात आ रही होगी कि जब भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त को आजाद हुआ था और उस समय भारत एक था। बंटवारा, आजादी के साथ ही बंटवारा भी हुआ। तो फिर पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, ये पूरी बात हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे, 4 मिनट के बाद। आज के दिन को पाकिस्तान अपनी आजादी के दिन के रूप में मनाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान तो कभी गुलाम था ही नहीं। गुलाम तो अविभाजित भारत था। फिर पाकिस्तान को किससे आजादी मिली? सही मायने में तो पाकिस्तान भारत से अलग होकर ही एक नया देश बना था। लेकिन आज हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते और आपको पाकिस्तान के जन्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जो आज भी अपने जन्म की तारीख को लेकर कंफ्यूज्ड है। यानी पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस को लेकर भ्रमित है और दुनिया को भी भ्रमित करता है। पाकिस्तान के विद्वान इस पर किताबें लिखते हैं। वहां के समाचार पत्रों में ये सवाल उठाते हुए कई आर्टिकल भी लिखे जाते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को होना चाहिए या पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होना चाहिए। यानी वहां पर भी ये बहस चलती है। जरा सोचिए कि वो देश कैसा होगा और उस देश की स्थापना करने वाले लोग कितने अज्ञानी होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनका स्वतंत्रता दिवस कब होता है। आज हमने इस पर रिसर्च किया कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे तो फिर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, यानी आज क्यों मनाया जाता है, जबकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस कल मनाते हैं। और हमें इससे जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां आज मिली हैं। रेडियो पाकिस्तान पर हर वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त की आजाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की यह बधाई हर वर्ष 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को ही सुनवाई जाती है। August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. तो जिन्ना की आवाज में इस संदेश को रिकॉर्ड किया गया था और रेडियो पाकिस्तान पर चलाया गया था और हर साल 15 की बजाय 14 अगस्त को चलाते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान आज हमें पाकिस्तान के कुछ डाक टिकट भी मिले जिनमें लिखा है पाकिस्तान पोस्टेज 15 अगस्त 1947। आपकी स्क्रीन पर है। यहां यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान आखिर कौन सी स्वतंत्रता और आजादी का उत्सव मनाता है। सच तो यह है कि आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान की मांग करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग का कोई योगदान था ही नहीं। मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खां की 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करती थी। सर सैयद ने कहा था कि मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक हिंदू मुसलमानों को दबा देंगे। यानी ये पार्टी ये चाहती थी कि भारत आजाद ही ना हो और अंग्रेज ही यहां शासन करते रहें, क्योंकि अगर भारत आजाद हो गया
तो ये हिंदू बाहुल्य देश बन जाएगा और उसमें मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वो ये आह्वान करते थे अपने समाज के लोगों से कि वो अंग्रेजों का साथ दें। वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसके बाद से लगातार मुस्लिम लीग अंग्रेजों के कदमों में सिर झुकाती रही, चाटुकारिता करती रही अंग्रेजों की। मोहम्मद अली जिन्ना के सिर पर अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों की मदद से मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण भी करवा लिया। पाकिस्तान के विद्वान के अजीज ने पाकिस्तान के इतिहास की समस्याओं पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। इस किताब के पेज नंबर 180 पर उन्होंने लिखा है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, यह बात सही नहीं है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था और 15 जुलाई को यह कानून बना था। इसी के तहत 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान को आजाद किया जाना था। दोनों देशों को वाइसरॉय के द्वारा ही निजी तौर पर पावर ट्रांसफर किया जाना था। लॉर्ड माउंटबेटन एक ही समय पर कराची और नई दिल्ली में मौजूद नहीं रह सकते थे और यह भी संभव नहीं था कि 15 अगस्त की सुबह वो भारत में रहें और फिर कराची पहुंच जाएं, क्योंकि भारत को आजादी मिलने के बाद वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बन गए थे। इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही सत्ता सौंपना ठीक था, जब वो भारत के वाइसरॉय बने हुए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी आजादी 14 अगस्त को मिली, क्योंकि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसकी मंजूरी नहीं देता। अब आप देखिए यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि पाकिस्तान का निर्माण वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में 14 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक उसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। के अजीज पाकिस्तान के बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, जिन्होंने आजादी पर पाकिस्तान के धर्म संकट का विश्लेषण अपनी किताब में किया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े विद्वान ही नहीं, वहां के समाचार पत्र और लेखक भी इसे लेकर भ्रमित हैं और कि पाकिस्तान को आजादी आखिर कब मिली। इस संबंध में हमने पाकिस्तान के अखबार द डॉन का एक आर्टिकल भी पढ़ा और इसमें लिखा है कि 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लाहौर, कराची और पेशावर रेडियो स्टेशंस में कुरान पढ़ी गई और फिर रात 12 बजे के बाद आजादी की घोषणा हुई। पाकिस्तान की जनता के नाम मोहम्मद अली जिन्ना का बधाई संदेश ऑन एयर किया गया, यानी रेडियो पर चलाया गया। यह पाकिस्तान बनने के बाद स्वतंत्रता पर जिन्ना की पहली रेडियो स्पीच थी। रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस भाषण का उर्दू में अनुवाद किया था। भाषण को यह कहकर प्रसारित किया गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होने के तुरंत बाद कायदे आजम ने देश से बात की। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस नियम को ध्यान में नहीं रखा कि रात 12 बजे के बाद अगली तारीख आ जाती है, तारीख बदल जाती है। इसलिए गलती से उन्होंने अपने अनुवाद में 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त कह दिया। पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के अहंकार का ही नतीजा है और शायद इसीलिए पाकिस्तान के कुछ लोगों ने यह सोचा कि भारत से एक दिन पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाकर वो भारत से आगे निकल जाएंगे। पहले दिन से ही वो मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि अहंकार की कलम से इतिहास नहीं लिखा जा सकता। 14 अगस्त पाकिस्तान के अहंकार का दिवस है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इस तारीख को आज भी बदलकर 15 अगस्त कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो हमने आपको भारत के स्वतंत्रता को लेकर जो अलग अलग कहानियां हैं, जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, कभी पढ़ी नहीं होंगी, वो दिलचस्प कहानियां हमने आपको अब बताई। और आगे भी हमने अब ये सोचा है कि अगले एक हफ्ते तक हम आपको भारत की आज़ादी से जुड़े दिलचस्प किस्से ऐसे ही बताते रहेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे, और ख़ास तौर पर हमारे देश की जो नई पीढ़ी है उसे तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। और हमारे देश में इतिहास की किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो सब आप जानते हैं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सही नहीं है। हमें कई बार गलत इतिहास पढ़ाया गया है। इसलिए अब 73 वर्षों के बाद हम कोशिश करेंगे कि उस इतिहास में जो त्रुटियां रही हैं, उस इतिहास में जो बातें आपसे छुपा ली गई, हम वो सारी बातें अब आपको बताएं और वो सारे जो पूरी सच्चाई है उस सच को भी अब हम आजाद कर दें। अब हम आपको बारिश के पानी में डूबे जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जयपुर में आजकल बाढ़ आई हुई है। जयपुर में आज सुबह करीब 4 बजे से बारिश लगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.